नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। आपका प्राचीन भारत का इतिहास पूरी तरीके से पढ़ाया जा चुका है। इससे पहले जो 14 क्लास हुई वो प्राचीन भारत के क्लास से जुड़ी हुई थी और उनमें आपको पूरा इतिहास और फिर जो परीक्षा में आयोग द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा, वो सभी प्रश्न भी आपको कराए गए हैं 3 क्लास में। तो अगर आपने उन वीडियोज को ना देखा हो तो अच्छे से देख लीजिए और एक दो बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके। आज आपकी हिस्ट्री की 15वीं क्लास है जिसमें आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, आज से आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होगी और तकरीबन 10-15 वीडियो में यह भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो आपको टू द पॉइंट हर चीज़ पढ़नी है। फिर उसके बाद हम जितने भी प्रश्न आए हुए होंगे आपकी परीक्षा में आयोग द्वारा पूछे गए होंगे उन सभी प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे, जिससे आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आज मध्यकालीन भारत के इतिहास में? आज की क्लास में भारत पर अरब और तुर्क का आक्रमण, ये दो चीजें आज हम देखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी, 3 जो शासक थे, आक्रमणकारी थे, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से जितने भी प्रश्न बन रहे होंगे उन सबके एमसीक्यू भी हम लास्ट में करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास जिसमें हम पढ़ेंगे भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण। तो उम्मीद करता हूं आप निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे और एकाग्रता के साथ, गंभीरता के साथ अपना ध्यान केंद्रित अपने लक्ष्य पर कर रखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो आज हम पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में भारत पर अरबों का आक्रमण। क्लियर है आपको? एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे और टू द पॉइंट पढ़ेंगे। सिर्फ उतना पढ़ेंगे जो आपके लिए परीक्षा का लिए महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर इतिहासकार नहीं बन रहा है, फर्जी चीजें नहीं पढ़नी है। जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है वही आपको पढ़ना है। तो भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। क्लियर है आपको? तो भारत पर अरब आक्रमण क्यों किया अरबों ने आक्रमण? तो उसका मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। प्रमुख बिंदु क्या है इस अरब आक्रमण से जुड़े, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो मध्यकालीन भारत की प्रमुख घटनाएं मुस्लिमों का आक्रमण थी, जिसमें सर्वप्रथम अरबी आक्रमण हुआ और बाद में तुर्की आक्रमण हुआ। क्लियर है आपको? तो मध्यकालीन भारत की प्रमुख घटना मुस्लिमों का आक्रमण थी, जिसमें सर्वप्रथम अरबी आक्रमण हुआ और बाद में तुर्की आक्रमण हुआ। सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? तो इतिहास के अनुसार जितने भी मुसलमान हैं भारत में, या तो बाहर से आए हुए हैं, वो बहुत कम मात्रा में है। अधिकांश जो हिंदू थे पहले वही कन्वर्ट होके मुसलमान बन गए। किस पर बने वो आगे हम इतिहास में पढ़ते रहेंगे, किस किस कारण से उन्हें कन्वर्ट होना पड़ा और वो फिर धीरे धीरे पूर्णतः मुसलमान होते गए। लेकिन उन सभी के पूर्वज हिंदू ही हैं, वो कभी ना कभी हिंदू ही थे, उनके बाबा दादा हिंदू हुआ करते थे। क्लियर है? तो सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में हुआ और यह आक्रमण असफल रहा था। किसके समय में हुआ यह आक्रमण? खलीफा उमर के समय में हुआ और यह आक्रमण असफल रहा था। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। तो भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। यह आक्रमण खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में हुआ था। क्लियर है आपको? तो यह आक्रमण खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में हुआ था। क्लियर है आपको? तो भारत पर अरबों के आक्रमण के कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। कई बार परीक्षाओं में आपसे अरबों के आक्रमण के कारण भी पूछ लिए जाते हैं, तो उनको ध्यान से एक बार देख लीजिए। एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो फिर दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके पेपर में अगर यहां से जुड़ा कोई प्रश्न आएगा तो उसको आप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। क्लियर है आपको? तो भारत पर अरबों के आक्रमण के कई कारण थे जो निम्नलिखित है। पहला कारण था भारत की धनाढ्यता। भारत उस समय बहुत ही अमीर था।
भारत एक संपन्न देश था, इस पर अरबों की लालचाई दृष्टि थी। अरब भारत पर आक्रमण कर यहां से धन लूटना चाह रहे थे। अरब जब व्यापारी भारत आते थे तो यहाँ की धन दौलत देखकर वो बहुत लालच में पड़ते थे। तो वहां के जब लुटेरों को पता चला कि भारत में धन दौलत बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर आक्रमण करने का उन्होंने विचार किया। तो भारत की धनाढ़ता, भारत एक संपन्न देश था, इस पर अरबों की ललचाई दृष्टि थी। अरब भारत पर आक्रमण कर यहां से धन लूटना चाह रहे थे। क्लियर है आपको? साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार क्या नीति थी उनकी? अरबों ने सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान को जीत लिया था। इन क्षेत्रों को जीत लेने के बाद उनका मन और बढ़ा तथा अब वे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आगे से आगे बढ़ रहे थे तथा भारत भी उनकी इस नीति का भाग बन गया। क्लियर है? फिर उनका एक और लक्ष्य था इस्लाम का प्रचार। तो अरबी जो थे, अरबी मुसलमान थे, तो वो तलवार के दम पर इस्लाम का प्रचार करना चाह रहे थे, इसलिए भी उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। क्लियर है? तत्कालिक कारण क्या थे? देवल क्षेत्र के समुद्री डाकुओं ने अरबी जहाजों को लूट लिया था। खलीफा उमर के अरब गवर्नर अल हज्जाज ने दाहिर से मुआवजा मांगा। दाहिर तब आपका भारत में एक राजा था, सिंध प्रांत का। दाहिर द्वारा हर्जाना देने से मना कर दिया गया। इसके कारण भी माना जाता है कि वहां का जो खलीफा था या गवर्नर था, उसने मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। क्लियर है आपको? तो इस तरह के कुछ कारण थे जो निम्न आपके मुश्किल थे। तो जो मेन उनका कारण था, एक तो उनका था भारत को लूटना और दूसरा इस्लाम का प्रचार करना। ये दाहिर तो बस एक बहाना मात्र था। तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, कहीं मोहम्मद लिखा होगा कहीं मोहम्मद लिखा होगा, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, बात दोनों एक ही है। तो अरबों का भारत पर प्रथम सफल अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। क्लियर है आपको? तो अरबों का भारत पर प्रथम सफल अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। इससे पहले भी कई आक्रमण हुए छोटे छोटे, पर वो सफल नहीं रहे। तो जो सफल नहीं रहे वो हम क्यों पढ़े, है ना? तो अरबों का भारत पर प्रथम सफल अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया। तो दाहिर कहाँ का राजा था? सिंध का राजा था, यह आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले दाहिर को हराया और सिंध पर कब्जा कर लिया। कासिम ने मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया तथा इसका नाम सोने का शहर रखा। कासिम ने, जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसने मुल्तान को पर भी कब्जा कर लिया और इसका नाम सोने का शहर रखा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोना मिला और बहुत ही ज्यादा पैसा मिला। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था, उसने भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया। तो इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने का मुख्य कारण ये जजिया कर भी था, क्योंकि मोहम्मद जो गैर इस्लामी थे, जो हिंदू थे, जो जैन थे, जो बौद्ध थे, इन्हें जजिया कर देना पड़ता था, जजिया टैक्स, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। या फिर आप इस्लाम धर्म स्वीकार करो या जजिया टैक्स दो। इस तरह की चीजों के कारण काफी अधिकांश भारतीयों ने उस समय इस्लाम धर्म स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो जितने भी भारत में मुसलमान हैं, उसमें अधिकांशतः पहले हिंदू हुआ करते थे। उनके माता पिता दादा पहले हिंदू हुआ करते थे, तो उनके पूर्वज हिंदू हैं। जजिया कर इस्लाम को ना स्वीकार करने वाले यानी गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए किस राजा ने, किस मुगल ने, किस अरब शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया, तो ना उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। अगर आपसे पूछा जाए जजिया कर किससे वसूला जाता था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जजिया कर इस्लाम को ना स्वीकार करने वाले यानी गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। आपके हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो और या जैन हो, उस समय ईसाई तो नहीं थे, सिख थे, इन सबसे क्या होता था? जजिया कर वसूला जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, है ना? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। अब आते हैं भारत पर तुर्क का आक्रमण, है ना? इसको पढ़ लेते हैं। तो भारत पर तुर्की जो आक्रमण करने वाला था वो महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। वह 997-998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। क्लियर है आपको? तो महमूद गजनवी जो था वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। वो 997 या 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया।
भारत पर 17 बार आक्रमण किए, छोटे छोटे आक्रमण किए उसने और भारत से धन लूटने की कोशिश की। तो महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था? भारत से लूट करना, भारत को लूटना, यहां से धन को ले जाकर गजनवी में आके बैठ जाता था। तो महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार हमला किया। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य अधिक से अधिक धन लूटना था। क्लियर है आपको? एक एक चीज ध्यान से पढ़िए, बस सुनते रहिए, फोकस बनाए रखिए। आपका फोकस रहेगा तो आपका मन लगेगा पढ़ाई में, मन लगेगा तो चीजें स्वतः ही आपको याद हो जाएंगी। आपको अगर कोई चीज बोर कर रही है तो सीधा सा अर्थ है आपके अंदर आलस्य भरा हुआ है। आलस्य क्यों भरा हुआ है? आप में ऊर्जा की कमी है। तो ऊर्जा कैसे आएगी? वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, है ना? तो चीजें आप जब सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरे से ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं, जब तक आपके मन में ये विचार नहीं आएगा कि मेरे से ये गलतियां क्यों हो रही हैं, तब तक आप उनमें सुधार कैसे ला पाएंगे? तो सबसे पहले स्वयं में विचार करिए कि आखिर मेरा गलती कहां पर है मेरी। आत्मनिरीक्षण करिए। जब तक आप आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तब तक सफलता की पहली सीढ़ी भी पार नहीं कर पाएंगे, है ना? तो आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। तो महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार हमला किया। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य अधिक से अधिक धन लूटना था। अगला पॉइंट है आपका, महमूद गजनवी के आक्रमण का सबसे पहला सामना 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश के जयपाल ने किया था। तो पंजाब का जो हिंदू शाही वंश था, जयपाल, उसने 1001 ईस्वी में उसके ऊपर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। वह हिंद के पास हुए युद्ध जयपाल पराजित हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। तो पहला आक्रमण जो किया महमूद गजनवी ने, वो हिंदू शाही वंश के ऊपर किया, जिसका राजा जयपाल था उस समय, और जयपाल पराजित हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका, महमूद गजनवी ने 1025-26 में सोमनाथ मंदिर को लूटा। यह उसका 16वां अभियान था। तो महमूद गजनवी ने 1025-26 में सोमनाथ मंदिर को लूटा और यह उसका 16वां अभियान था। क्लियर है आपको? भारत के राजाओं का एक ना होना, छोटे छोटे राज्यों में देश का विभाजित हो जाना, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ ना समझना, ये क्या करता है? आपके ऊपर आक्रमण को न्योता देता है। अगर पड़ोसी की लड़ाई अगर किसी और से हुई, अगर उसके लिए आप नहीं लड़े, तो आपके साथ जब लड़ाई होगी तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। एकता बहुत जरूरी है, कहीं पर भी हो जीवन में। भाई का साथ नहीं देंगे, पिता का साथ नहीं देंगे, बहन का साथ नहीं देंगे, पत्नी का साथ नहीं देंगे, तो आप कमजोर हो जाएंगे, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से और सामाजिक रूप से तो होंगे। तो एकता बहुत जरूरी है। भारत पर आक्रमण इतने ज्यादा तभी हो पाए क्योंकि भारतीय राजाओं में एकता नहीं रही थी। क्लियर है आपको? तो महमूद गजनवी ने अपना अंतिम 17वां अभियान 1027 ईस्वी में जाटों और खोखरों के विरुद्ध किया था। क्लियर है आपको? तो महमूद गजनवी ने अपना अंतिम 17वां अभियान 1027 ईस्वी में जाटों और खोखरों के विरुद्ध किया था। क्लियर है आपको? 30 अप्रैल 1030 को सुल्तान महमूद की मृत्यु हो गई। तो महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो गई थी। यह तारीख आपको याद नहीं रखनी है, मैं आपको बता दूंगा। जो आपको इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। यह आपको याद रखना है। यह उसका 16वां अभियान था। 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप मत भूलिएगा। क्लियर है आपको? तो तहकीकात ए हिंद के लेखक अलबरूनी। तो अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी? तहकीकात ए हिंद लिखी। तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी एवं उतबी महमूद गजनवी के साथ भारत आए। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तहकीकात ए हिंद किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी। क्लियर है आपको? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसके अलावा ये नीचे वाला पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। महमूद के दरबारी विद्वानों में अलबरूनी, उतबी, फराबी, बैहाकी, फारूकी, फिरदौसी, असादी एवं तूसी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें आपको दो नाम तो बहुत ही ज्यादा याद रखने हैं, अलबरूनी और फिरदौसी। क्लियर है आपको? ये दो नाम आप मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मैं आपको बाद में कराता रहूंगा। आप बस तल्लीनता से, एकाग्रता से अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एकाग्रता जहां आपकी भंग हुई, वहीं से आप लक्ष्य से भटक जाएंगे, फिर कोई आपको वापस नहीं ला पाएगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जीवन में संघर्ष सबको करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। संघर्ष से भागेंगे तो संघर्ष आपको जीवन भर जकड़ा रहेगा, जकड़ के रखेगा, मुझसे भिड़ो। और जिस दिन संघर्ष से भिड़ जाएंगे उसके अगले ही क्षण आपके जीवन में आसान चीजें शुरू हो जाएंगी, परेशानियां आपको कम लगने लगेंगी, चीजें आसान होने लगेंगी। तो संघर्ष से कभी मत भागिए, संघर्ष को कभी मत कोसिए। संघर्ष आपको कुछ नया सीखने का मौका देता है, खुद को मजबूत बनाने का मौका देता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष आया है तो समझ लीजिए ईश्वर, भगवान आपको कुछ मजबूत कराना चाहता है, कुछ बड़ा आपसे कराना चाहता है। आप अगर संघर्ष से भागेंगे तो आप मैदान छोड़कर भाग रहे होंगे। क्लियर है? तो अच्छे से पढ़ते रहिए। मोहम्मद गौरी। गजनी और हेरात के बीच गौर नामक छोटा सा राज्य था। गजनी और हेरात के बीच गौर नामक एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। तो 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण उच्च के भट्टी राजपूतों के खिलाफ 1176 ईस्वी में किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर तीसरा आक्रमण गुजरात के अहिलवाड़ा पर 1178 ईस्वी में किया, जिसमें मोहम्मद गौरी को मूल राजदूती से पराजित होना पड़ा। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहली बार किसने हराया? मूल राजदूती ने हराया। कब? 1178 ईस्वी में। यह गुजरात के अहिलवाड़ा के शासक था। क्लियर है आपको? अब पढ़ लेते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो सबसे ज्यादा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो युद्ध है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सभी नीचे लिखे हुए हैं। इनका एक एक पॉइंट, एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता ही है। हर दूसरी परीक्षा में यहां से प्रश्न रखा हुआ होता है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था, यह 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गया। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको याद हो चुकी होंगी, क्योंकि मैंने कई बार आपसे एमसीक्यू वाले जीएस मॉक टेस्ट में ये प्रश्न कराए हैं। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको ये प्रश्न पहले से याद है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। क्लियर है आपको? जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध कन्नौज के शासक जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तो जो चंदावर का युद्ध था यह आपका 1194 ईस्वी में हुआ। क्लियर है? यह युद्ध कन्नौज के शासक जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। क्लियर है आपको? मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। क्लियर है? मोहम्मद गौरी के गुलाम सैन्य जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात, सिरोही, कोटा, बूंदी, उज्जैन तथा कालिंजर जीत लिया। मोहम्मद गौरी के एक जनरल बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत पर सैन्य अभियान करके बिहार की राजधानी ओदंतपुरी तथा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो बख्तियार खिलजी ने उस समय भारत का जो बड़ा विश्वविद्यालय था, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जहां पर पूरे मध्य एशिया से लोग पढ़ने आते थे, चीन से पढ़ने आते थे, उस नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग लगा दी। कहते हैं 90 दिनों तक ये विश्वविद्यालय, इसमें रखी पुस्तकें जलती रही, सुलगती रही, उनसे धुआं उठता रहा। तो इतनी ज्यादा किताबें वहां पर, इतनी ज्यादा वहां पर पढ़ने की सामग्री मौजूद थी। 1199 में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन से बंगाल जीत लिया। तो 1199 में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन से बंगाल जीत लिया।
तो बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी का था। उसने क्या किया? उसने बिहार की राजधानी ओदंतपुरी तथा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 15 मार्च 1206 को गौर को की ओर लौटते समय खोखरों ने एक मुठभेड़ में मोहम्मद गौरी को मार दिया। 15 मार्च 1206 को गौर की ओर लौटते समय खोखरों ने एक मुठभेड़ में मोहम्मद गौरी को मार दिया। क्लियर है आपको? अब आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उनको करने से पहले आज का आपको प्रश्न बता देता हूं। तो आज का आपका प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम और 24वें गुरु कौन थे या तीर्थंकर कौन थे? बताइए, जैन धर्म के प्रथम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है? कल मैंने आपसे उत्तर प्रदेश का वो लिंगानुपात पूछा था, जो बहुत से लोगों ने गलत बताया है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार आपको बताना था, जो आधिकारिक डेटा था, लेकिन आप में से बहुत से लोग उसे गलत लिखे हैं। तो चीजों को ध्यान से पढ़िए ताकि आपकी कोई चीज गलत ना हो। क्लियर है आपको? तो इससे पहले मैं आपके एमसीक्यू शुरू करूं तो आपका ये कुछ छोटी सी एक जानकारी है, मैं आपको दे देता हूं। तो हमारे चैनल पर मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है। इस बैच की कीमत मात्र 450 रुपए है। मुख्य सेविका गरिमा बैच इसका नाम है। टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च करके इससे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट आपको कराए जाएंगे और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। जितने भी सिलेबस हो आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। कंटेंट के लिए क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको हर चीज प्रोवाइड कराई जाएगी और इसके अलावा करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाएगी और जितनी भी टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर चलेंगी उन सब की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर आपने संकल्प लिया है इस भर्ती में सिलेक्शन पाने का, एक सपना देखा है 40,000 45,000 की नौकरी करने का, तो आप इस बैच से जरूर जुड़ें। मात्र 450 रुपए में आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। आपकी तैयारी में बहुत ही सहायता मिलेगी आपको। तो अगर सिलेक्शन की गारंटी चाहते हैं और अपने कोई रिस्क नहीं छोड़ना है, आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई कमजोरी नहीं छोड़नी है, हर चीज आपको पढ़नी है, तो इस बैच से जरूर जुड़ें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो आप शुरू करते हैं एमसीक्यू प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, इस्लाम धर्मावलंबियों में से भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो इस्लाम के धर्म मानने वालों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तुर्क ने किया था या अरब ने किया था या ईरानी ने किया था या फारस ने किया था? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस्लाम धर्मावलंबियों में से भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो पहले का ऑप्शन B सही हो जाएगा, अरबों ने किया था। अरब कौन सा था? मोहम्मद बिन कासिम था जो पहला सफल आक्रमण करने वाला। उसने किसको हराया था? यह अभी आप देखेंगे आगे। कासिम के सिंध आक्रमण समय वहां का शासक कौन था? बताइए। कासिम के सिंध आक्रमण के समय, कासिम का यहां पर अर्थ होगा मोहम्मद बिन कासिम से। तो कासिम के सिंध आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम द्वितीय था या जयपाल था या पृथ्वीराज चौहान था या दाहिर था? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दूसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर D, दाहिर था। कौन था? दाहिर था। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, अरब वासियों के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना या धन दौलत को लूटना या दाहिर से युद्ध बदला लेना या AB दोनों? बताइए, अरब वासियों के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? A और B दोनों, यानी कि D ऑप्शन आपका सही है। इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी उद्देश्य था और धन दौलत को लूटना भी था। क्लियर है आपको? तो D ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अरब वासियों ने पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या कहलाया? अरब वासियों ने जो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कराया वो क्या कहलाया? जय संहिता कहलाया या हिंदसा कहलाया या ब्रह्म सिद्धांत कहलाया या कलीला व दिमना कहलाया? बताइए। तो अरबी में जो पंचतंत्र का अनुवाद हुआ वो ऑप्शन D आपका सही है, कलीला व दिमना कहलाया। तो चौथे का D ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अरब द्वारा सिंध पर आक्रमण का पता
कौन से ग्रंथ से चलता है बताइए। ये डॉट डॉट बना है यहाँ पर, ये रिक्त स्थान छूटा है, इसमें आपको उत्तर भरना है। तो अरब द्वारा सिंध पर आक्रमण का पता किस ग्रंथ से चलता है? जय संहिता, चाचनामा या हिंदसा या किताब उल हिंद? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पांचवें का आपका बी सही है, चाचनामा। क्लियर है? चाचनामा वो ग्रंथ था जिससे अरब द्वारा सिंध पर आक्रमण का पता चलता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया? बताइए, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने, या महमूद गजनी ने, या मोहम्मद गौरी ने, या कासिम बिन यूसुफ ने? बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो छठे का ऑप्शन जो सही है आपका वो ए है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? बताइए। यहां पर विरुद्ध गलत लिखा है तो स्पेलिंग आप अपना सही कर लेंगे, है ना। विरुद्ध में आदत धा भी बनता है, वो इसमें नहीं लिखा है। तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तोमर के, प्रतिहार के, सोलंकी के या जाट के? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया, वहां से लूट के जा रहा था, तो उस पर आक्रमण कर दिया जाटों ने, और जाटों ने इसका काफी धन लूट लिया। तो इसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद गजनवी जाटों पर आक्रमण करने आया बदला लेने के लिए। तो अंतिम आक्रमण किस पर किया? जाटों पर किया। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण जाटों पर था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अपने आप को बुद्ध सिकन कहता था? बुद्ध सिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक, मूर्तियां तोड़ने वाला। क्लियर है आपको? तो इनमें से कौन अपने को बुद्ध सिकन कहता था? महमूद गजनवी कहता था, या मोहम्मद गौरी कहता था, या कुतुबुद्दीन ऐबक कहता था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है आठवें का? तो आठवें का ए ऑप्शन आपका सही है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी स्वयं को बुद्ध सिकन कहता था, यानी कि मूर्ति भंजक कहता था अपने आप को। आपका अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी था, या मोहम्मद गौरी था, या चंगेज गां था, या तैमूर लंग था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहां से आता था? बताया कहां से आया था? यहां पर आता नहीं, आया कर लीजिएगा। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही है, मोरक्को से आया था। कहां से? मोरक्को से। आपका अगला प्रश्न है, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया? बताइए किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 के बीच में 17 बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी, या मोहम्मद तुगलक, या चंगेज खान, या महमूद गालिब? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 11वें का? तो 11वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका महमूद गजनवी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? तो आपके ये 11 प्रश्न हुए, इसमें से कितने आपके सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आज का जो आपका प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? प्रथम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। इसके अलावा आज आपने जो पढ़ा है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास में भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण पढ़ा, जिसमें आपने मोहम्मद कासिम को पढ़ा, मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को पढ़ा। आज आपकी हिस्ट्री की 15वीं क्लास हुई। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक अच्छी एकाग्रता के साथ, एक अच्छी ऊर्जा के साथ निरंतर पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।